दोस्तों नमस्कार। तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने भले ही लोकसभा में अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए बाद में माफी मांग ली हो, पर उन्होंने जिस तरह उत्तर भारतीय राज्यों को गौमूत्र राज्य कहा, उससे देश में उत्तर बनाम दक्षिण के राजनीतिक विभाजन की खतरनाक बू आती है। यह सही है कि डीएमके सांसद के निशाने पर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा थी, जिसके सबसे ज्यादा सांसद उत्तर भारत के राज्यों से जीत कर आते हैं, पर अपने राजनीतिक विरोधी की आलोचना करते हुए भी उसके आधार का चयन सावधानी से करना चाहिए। भाजपा को जिताने वाले उत्तर भारतीय राज्यों को गौमूत्र राज्य करार देना दरअसल डीएमके के हिंदी और सनातन धर्म विरोधी एजेंडे से भी बहुत आगे निकल जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा ही नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी है। राजनीति प्रेरित तमाम विरोध के बावजूद तमिलनाडु में भी हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा है, और ऐसा करने वाले वे तमिल ही हैं जो संकीर्ण क्षेत्रीयता की राजनीति से आगे सोच समझ और देख पाते हैं। देश की सबसे ज्यादा आबादी हिंदू या सनातन धर्म को मानने वाली है, इसलिए एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि से लेकर डीएम के सांसद सेंथिल तक भाषाई या धार्मिक आधार पर विद्वेष फैलाकर राष्ट्रीय समाज का हित तो हरगिज नहीं किया जा रहा। अब उसी विद्वेष से राजनीतिक आधार पर देश को उत्तर बनाम दक्षिण में बांटने की कोशिश की गई है। यह तो सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भाजपा की चुनावी सफलता दक्षिण भारत में उत्तर भारत जैसी नजर नहीं आती। उसके राजनीति से इतर सांस्कृतिक सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, पर क्या इसके लिए उत्तर भारतीयों को गौमूत्र पीने वाला कहकर अपमानित किया जाना चाहिए? गौमूत्र सेवन विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक मामला है, पर इसका उल्लेख आयुर्वेद में भी मिलता है। क्या स्टालिन और उनकी डीएमके के नेता कार्यकर्ता नहीं जानते कि आयुर्वेद दक्षिण में उत्तर भारत से कम लोकप्रिय और प्रचलित नहीं है? वैसे जानना तो डीएमके को यह भी चाहिए कि हिंदी फिल्में तमिलनाडु में खूब चलती हैं। रजनीकांत और कमल हासन समेत कई दक्षिण भारतीय कलाकारों के उत्तर भारत में भी बड़ी संख्या में फिल्मी दर्शक और प्रशंसक हैं। दक्षिण भारत से आने वाली स्वप्न सुंदरी हेमा मालिनी भाजपा की ही सांसद हैं, भले ही उत्तर भारत से हों। जयप्रदा भी दक्षिण भारत से ही आती हैं। फिल्मी कलाकारों से लेकर क्रिकेटरों और अन्य कला प्रतिभाओं की सूची बहुत लंबी बन सकती है, जो आते तो दक्षिण से हैं, पर उनके कद्रदान उत्तर में वहां से कम नहीं, शायद ज्यादा ही होंगे। खैर, अब राजनीति की बात करते हैं। डीएमके के सांसद ने उत्तर भारत के विरुद्ध विश्वमन करते हुए टिप्पणी की कि आपको गौमूत्र पीने वाले ही जिताते हैं। पर इसी साल मई तक भाजपा दक्षिण भारत के एक बड़े राज्य कर्नाटक में सत्तारूढ़ थी। आज भी कर्नाटक के 28 में से 24 लोकसभा सांसद भाजपा के हैं। मई में राज्य की सत्ता गंवा देने के बावजूद भाजपा को विधानसभा चुनाव में 36% वोट मिला था। भाजपा को वह वोट देने वाले गौमूत्र पीने वाले उत्तर भारतीय तो नहीं थे। एक अन्य दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना से भी 17 में से 4 लोकसभा सांसद भाजपा के हैं। हाल ही में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने लगभग 14% वोट के साथ 8 सीटें जीती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक से भी ज्यादा राजनीतिक कारणों से उत्तर भारत के विरुद्ध डीएमके का विश्वमन समझ में आता है, पर अपने बेहतर राजनीतिक भविष्य की खातिर डीएमके को खुश करने के लिए कार्ति चिदम्बरम ने जिस तरह हाल के विधानसभा चुनावों के बाद अब एक्स बन गए ट्विटर पर द साउथ लिखा, उससे कांग्रेस की सोच पर भी सवाल उठते हैं। आखिर कार्ति कांग्रेस के दिग्गजों में शुमार पी चिदम्बरम के बेटे हैं। यह सही है कि अतीत में भी कांग्रेस जब जब उत्तर भारत से खुड़ी है, दक्षिण ने उसका साथ दिया है। अब जबकि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रही है, तब भी उसके द्वारा शासित 3 में से 2 राज्य दक्षिण भारत के ही हैं, कर्नाटक और तेलंगाना। पर इसका अर्थ यह हरगिज नहीं हो सकता कि खुद उसके नेता उसे दक्षिण की पार्टी बताने लगे और भाजपा को उत्तर की। केंद्र शासित क्षेत्र पुडुचेरी के अलावा भाजपा दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं है, फिर भी उसके पास कर्नाटक और तेलंगाना में अच्छा खासा वोट बैंक है।
वहां से क्रमशः 24 और 4 लोकसभा सांसद भी हैं। इसी तरह अब उत्तर भारत में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही सत्ता में रह गई कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए कि बिहार और झारखंड में वह सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा भी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भले ही कांग्रेस के लोकसभा सांसद क्रमशः 1 और 2 ही हों, पर उसके पास 40% के आसपास वोट है। राजस्थान से एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है कांग्रेस का, पर उसके पास 39% वोट है। उत्तर प्रदेश में भी 6% से कुछ ज्यादा वोट के साथ सोनिया गांधी कांग्रेस की इकलौती सांसद हैं ही। इसलिए समझना जरूरी है कि राजनीति की असली कसौटी जीत से पहले जनता के बीच स्वीकार्यता है, और यह स्वीकार्यता समय के साथ साथ कई कारणों से घटती बढ़ती रह सकती है। माना कि हमारे राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए सत्ता ही सर्वोपरि बन गई है, पर नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता का खेल खेलते हुए राष्ट्रीय और सामाजिक एकता की अनदेखी आत्मघाती साबित हो सकती है। हमारे राजनेताओं को याद रखना होगा कि देश और समाज के लिए राजनीति की जाती है, राजनीति के लिए देश और समाज नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। यह भी मत भूलिए कि आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।